तो हम लोग सॉल्यूशन एंड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज कर रहे थे। तो सॉल्यूशन एंड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज में पिछले वीडियो में हम लोगों ने शुरू किया था कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। तो व्हाट इज द कॉलिगेटिव? कॉलिगेटिव मीन्स व्हाट? तो कॉलिगेटिव मीन्स कलेक्शन ऑफ सॉलिड पार्टिकल्स। तो व्हाट इज द कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज? कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज क्या है? तो प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन विच डिपेंड्स ऑन नंबर ऑफ सॉलिड पार्टिकल्स प्रेजेंट इन सॉल्यूशन इज कॉल्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। तो सॉल्यूशन की वैसे प्रॉपर्टीज जो सॉलिड पार्टिकल की संख्या के ऊपर निर्भर करती हैं कहलाती है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। ये पूछा जाता है कि व्हाट इज द कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन। तो प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन विच डिपेंड्स ऑन नंबर ऑफ सॉलिड पार्टिकल्स प्रेजेंट इन सॉल्यूशन इज कॉल्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी ऑफ सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन के वैसे प्रॉपर्टीज जो डिपेंड करते हैं नंबर ऑफ सॉलिड पार्टिकल्स प्रेजेंट इन सॉल्यूशन कहलाता है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। तो देयर आर 4 टाइप्स ऑफ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन। 4 प्रकार की कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज होती हैं सॉल्यूशन की। फर्स्ट वन इज रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, सेकेंड वन इज एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, थर्ड वन इज डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट एंड फोर्थ वन इज ऑस्मोटिक प्रेशर। तो वन बाय वन अपन डिस्कस करना शुरू करे थे। तो फर्स्ट वन आपको मैंने बताया था रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर। तो रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर क्या है? तो जब किसी वोलाटाइल लिक्विड सॉल्वेंट के अंदर नॉन वोलाटाइल सॉलिड को डिजॉल्व करते हैं तो सॉल्यूशन की वेपर प्रेशर लोअर हो जाती है। किसी वोलाटाइल लिक्विड सॉल्वेंट के अंदर यदि नॉन वोलाटाइल सॉलिड को डिजॉल्व करते हैं तो सॉल्यूशन की वेपर प्रेशर लोअर हो जाती है। तो जो रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर होती है, इस पर हम लोगों ने रॉड्स लगाया था तो एक फार्मूला आया था कि जो रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर इक्वल होती है किसके? तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट इन सॉल्यूशन के। तो रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर इक्वल होती है मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट इन सॉल्यूशन। या यदि सॉल्यूट पार्टिकल सॉल्यूशन में जाने के बाद आइदर डिसोसिएट या तो एसोसिएट हो जाए तो जो रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर होती है वो इक्वल होती है आई इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। मतलब पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट इज इक्वल टू आई इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। इतना तक इस पर कुछ क्वेश्चंस भी आपको मैंने बताया था, इतना तक किए थे। ठीक है, आज हम लोग करेंगे ध्यान ये कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी वेरी इंपॉर्टेंट पर्टिकुलर फॉर एंट्रेंस पॉइंट ऑफ व्यू और बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू। बेसिक बोर्ड में जो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन अगर पूछा जाता है तो यहीं से पूछा जाता है। ठीक है, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी से स्टेट बोर्ड में पर्टिकुलरली। तो आज हम लोग सेकेंड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी डिस्कस करेंगे, दैट इज द एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। तो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, सेकेंड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी दैट इज द एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, तो एलिवेशन में तो होता है इंक्रीमेंट, वृद्धि। बॉइलिंग पॉइंट में वृद्धि, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज द बॉइलिंग पॉइंट? ये बॉइलिंग पॉइंट क्या होती है? तो फर्स्ट वन आपको मैंने बताया था बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट क्या होती है? तो यदि कोई वोलाटाइल लिक्विड सॉल्वेंट आप लीजिए, ये क्या है? तो ये वोलाटाइल लिक्विड सॉल्वेंट, ये वोलाटाइल लिक्विड सॉल्वेंट, ये कोई वोलाटाइल लिक्विड सॉल्वेंट, ये वोलाटाइल लिक्विड सॉल्वेंट। ठीक है, इट इज अ वोलाटाइल लिक्विड सॉल्वेंट। तो अगर किसी वोलाटाइल लिक्विड सॉल्वेंट को आप लीजिएगा तो उसके ऊपर क्या होंगी? तो उसकी मॉलिक्यूल, उसके ऊपर उसी की मॉलिक्यूल एवापोरेट करके उड़ करके वाष्पित होकर वेपर के फॉर्म में, गैस के फॉर्म में जमा हो जाती है। जैसे H2O ले लीजिएगा तो यहाँ H2O लिक्विड के फॉर्म में, मतलब यहाँ H2O मॉलिक्यूल एक दूसरे चिपकी हुई है, लेकिन उसी के कुछ मॉलिक्यूल एवापोरेट करके उड़ करके यहाँ पर वेपर के फॉर्म में, मतलब गैस के फॉर्म में जमा हो गई। और इसको आप और वार्म करिए, गर्म करिए इसको। सपोज ये स्प्रिट बर्नर लगा दिया आपने, इसको और गर्म करिए तो क्या होगा? तो एनर्जी जाएंगे। एनर्जी जाने से क्या हो गया? तो मोर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल एवापोरेट होकर के उड़ करके यहाँ पर वेपर के फॉर्म में आने शुरू हो जाएंगे। और इसको आप एनर्जी दीजिएगा लिक्विड को तो इसकी मॉलिक्यूल क्या होंगी? तो अपना बॉन्ड तोड़ तोड़ के
और संख्या में उड़ के यहां पर आना शुरू होगा। तो इसका अगर टेम्परेचर बढ़ाते जाएंगे तो क्या होगा, तो यहां पर वेपर मॉलिक्यूल की संख्या बढ़ती जाएगी। वेपर मतलब क्या, तो गैस फॉर्म। ध्यान दीजिए, अगर यहां पर लिक्विड ए है तो यहां पर लिक्विड ए है तो यहां पर ए की ही मॉलिक्यूल, अगर यहां सब्सटेंस ए है लिक्विड के फॉर्म में, मतलब एक दूसरे से चिपका हुआ ए की मॉलिक्यूल, और यहां पर ए की मॉलिक्यूल ही क्या, तो वेपर के फॉर्म में, गैस के फॉर्म में। तो ये वेपर, ये गैस क्या करेगा, तो प्रेशर लगाता है। ये वेपर या गैस क्या करेगा, तो प्रेशर लगाएगा। तो हमने कोई वोलेटाइल लिक्विड लिया है, कोई वोलेटाइल लिक्विड लेंगे तो उसके सरफेसेस के ऊपर उसी की मॉलिक्यूल वेपर के फॉर्म में जमा हो जाएगी। ये वेपर है। कोई लिक्विड सॉल्वेंट लीजिए, कोई सॉल्यूशन लीजिए, कुछ भी ले लीजिए, कोई सॉल्वेंट हो या सॉल्यूशन, कोई सॉल्वेंट भी ले सकते हैं, सॉल्यूशन ले सकते हैं। तो उसके ऊपर उसी की मॉलिक्यूल, लिक्विड की जो मॉलिक्यूल है, जो वोलेटाइल सब्सटेंस की मॉलिक्यूल इवापोरेट करके वेपर के फॉर्म में जमा हो जाएगी और ये प्रेशर लगाएगा। दैट इज कॉल्ड वेपर प्रेशर। तो कोई वोलेटाइल लिक्विड सॉल्वेंट या सॉल्यूशन ले लेंगे तो उसके ऊपर वोलेटाइल मॉलिक्यूल की, वोलेटाइल सब्सटेंस की मॉलिक्यूल इवापोरेट करके उड़ करके वेपर के फॉर्म में जमा हो जाएगी। तो हमने एक वोलेटाइल लिक्विड सॉल्वेंट या सिर्फ सॉल्वेंट अभी लेकर रखते हैं, ये वोलेटाइल लिक्विड सॉल्वेंट लिया। तो इस वोलेटाइल लिक्विड सॉल्वेंट के ऊपर क्या होगी, तो इसी की मॉलिक्यूल इवापोरेट करके उड़ करके वेपर के फॉर्म में जमा हो जाएगी और ये वेपर क्या करेगा, तो प्रेशर लगाएगा, जिसे हम वेपर प्रेशर कहेंगे। यदि हम इस लिक्विड की टेम्परेचर को बढ़ाएं तो मोर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इवापोरेट होकर के यहाँ पर आएंगी, मतलब यहाँ की वेपर प्रेशर इंक्रीज करेंगी। जैसे जैसे आप टेम्परेचर इंक्रीज करते जाएंगे, यहाँ का वेपर प्रेशर इंक्रीज करता जाएगा। जैसे जैसे आप टेम्परेचर इंक्रीज करते जाएंगे, यहाँ की वेपर प्रेशर इंक्रीज करती जाएगी और एक ऐसा टेम्परेचर आएगा, एक ऐसा टेम्परेचर आएगा जब यहाँ की वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाएगी। तो हम लोगों ने एक वोलेटाइल लिक्विड सॉल्वेंट लिए, हम लोगों ने एक वोलेटाइल लिक्विड सॉल्वेंट लिए, हम लोगों ने एक वोलेटाइल लिक्विड सॉल्वेंट लिए। तो यदि कोई वोलेटाइल लिक्विड सॉल्वेंट लेंगे तो उसी के ऊपर उसी की मॉलिक्यूल इवापोरेट करके उड़ करके वेपर के फॉर्म में जमा हो जाएंगी और वो वेपर प्रेशर लगाएगा, उसे हम वेपर प्रेशर कहेंगे। तो जैसे जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाते जाएंगे वेपर प्रेशर बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी और एक ऐसा टेम्परेचर आएगा जब यहाँ की वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाएंगी, तब फ्री इवापोरेशन होने लगेगा और जो लिक्विड है खोलने लगेगा, है ना, खलखलाने लगेगा। पानी को देखे है ना, घर में जब पानी गर्म करते होंगे तो देखते होंगे कि जब पानी जब गर्म कर रहे हैं ना, तो उसके ऊपर जब पानी जब गर्म करना शुरू करेंगे तो उसके ऊपर वेपर जो मंडराना शुरू कर देते हैं, है ना। गांव वगैरह में जो होता है, जब खाना है ना डेगची के ऊपर पकाया जाता है तो उसमें देखिएगा जब पानी को, चावल जो है पकाया जाता है तो देखिएगा गर्म किया जाएगा तो उसके ऊपर जो वेपर है मंडराता है, मंडराता है, मंडराता है, और गर्म होगा और मंडराएगा, और मंडराएगा, और मंडराएगा, और गर्म होगा और वेपर मंडराएगा, और वेपर मंडराएगा और एक ऐसा टेम्परेचर आएगा कि उससे वेपर क्या होने लगता है, ऊपर निकल के बाहर जाने लगता है, मतलब पानी खोलने लगता, मतलब फ्री इवापोरेशन होने लगती है। वही सेम कॉन्सेप्ट है कि अगर आपने कोई वोलेटाइल लिक्विड सॉल्वेंट ली है तो उसके ऊपर क्या होगी, तो उसी की मॉलिक्यूल वेपर के फॉर्म में जमा हो जाती है और वो वेपर प्रेशर लगाता है, दैट इज कॉल्ड वेपर प्रेशर। अगर आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो यहाँ पर वेपर मॉलिक्यूल की संख्या बढ़ती जाएंगी, मतलब वेपर प्रेशर बढ़ती जाएंगी और एक ऐसा टेम्परेचर आएगा जब यहाँ की वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाएंगी। तो जब वेपर प्रेशर सॉल्वेंट या सोल्यूशन का इक्वल हो जाता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर के, कहलाता बॉइलिंग पॉइंट। तो बॉइलिंग पॉइंट क्या है, तो एक टेम्परेचर, एक ऐसी टेम्परेचर जब वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाती हैं, कहलाती हैं बॉइलिंग पॉइंट। तो बॉइलिंग पॉइंट क्या है, तो व्हाट इज बॉइलिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट क्या है, तो टेम्परेचर है, एक ऐसी टेम्परेचर, टेम्परेचर एट विच एक ऐसी टेम्परेचर जिस पर वेपर प्रेशर, टेम्परेचर एट विच वेपर प्रेशर, टेम्परेचर वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट और सॉल्यूशन, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट और सॉल्यूशन will equal to atmospheric pressure, will equal to atmospheric pressure, atmospheric pressure मतलब 1 atm प्रेशर, वायुमंडलीय दबाव,
और ये 1 atm प्रेशर कॉल्ड कहलाता क्या है? तो दैट इज कॉल्ड बॉइलिंग पॉइंट। तो उसे हम कहते हैं बॉइलिंग। तो बॉइलिंग पॉइंट क्या है? तो टेम्परेचर है, एक ऐसी टेम्परेचर जिस पर वेपर प्रेशर सॉल्वेंट या सोल्यूशन, यहां पर सॉल्वेंट भी ले सकते हैं, सोल्यूशन भी ले सकते हैं। तो एक ऐसी टेम्परेचर जिस पर वेपर प्रेशर सॉल्वेंट और सोल्यूशन की इक्वल हो जाती है एटमॉस्फेरिक प्रेशर के, दैट इज कॉल्ड बॉइलिंग पॉइंट। मतलब दैट इज एट बॉइलिंग पॉइंट, आपको याद रखना होगा एट बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट पर क्या होती है? तो जो वेपर प्रेशर होता है, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट और सॉल्यूशन will equal to 1 atm, that is equal to 760 millimeter of mercury, that is equal to 760 torr। 1 millimeter of mercury हार्ट के कारण जो प्रेशर होती है दैट इज इक्वल 1 torr, तो 760 torr। तो बॉइलिंग पॉइंट क्या है? तो एक ऐसी टेम्परेचर जिस पर वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाता है, 1 atm के बराबर हो जाता है, दैट इज कॉल्ड बॉइलिंग पॉइंट। तो जो वेपर प्रेशर बॉइलिंग पॉइंट पर जो वेपर प्रेशर सॉल्वेंट या सोल्यूशन की होती है, मतलब जब कोई लिक्विड सॉल्वेंट या लिक्विड सोल्यूशन, जब कोई लिक्विड सॉल्वेंट या लिक्विड सोल्यूशन बॉयल करने लगता, उसमें वेपर प्रेशर किसके बराबर हो जाती है? एटमॉस्फेरिक प्रेशर के। तो व्हाट इज द बॉइलिंग पॉइंट? बॉइलिंग पॉइंट क्या है? एक ऐसी टेम्परेचर से वेपर प्रेशर सॉल्वेंट और सोल्यूशन की इक्वल हो जाती है एटमॉस्फेरिक प्रेशर के, दैट इज कॉल्ड बॉइलिंग पॉइंट। तो आपको याद रखनी है कि बॉइलिंग पॉइंट पर वेपर प्रेशर सॉल्वेंट और सोल्यूशन की कितनी होती है? 1 atm होती है। ध्यान रखें, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर, बॉइलिंग पॉइंट किसकी? तो वाटर की कितनी होती है? तो इज 100 डिग्री सेल्सियस। ये 100 डिग्री सेल्सियस और कह सकते हैं 373 केल्विन। तो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज 100 डिग्री सेल्सियस और 373 केल्विन। दैट मीन्स दैट इज का मतलब क्या हुआ? दैट 100 डिग्री सेल्सियस पर या कि 373 केल्विन पर जो वेपर प्रेशर होगी किसकी? तो प्योर वाटर की। वेपर प्रेशर किसकी? तो वाटर। वेपर प्रेशर ऑफ वाटर विल इक्वल टू, वेपर प्रेशर ऑफ वाटर विल इक्वल टू वाट? तो 1 atm प्रेशर, तो 1 atm। तो ध्यान रखेंगे कि बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर 100 डिग्री सेल्सियस होती है, मतलब 100 डिग्री सेल्सियस पर वाटर की वेपर प्रेशर कितनी होगी? तो 1 atm। आपको दिया हुआ नहीं रहेगा, जहां कहीं भी देख लेके पानी बॉयल कर रहा है, मतलब कोई भी पानी क्या कुछ भी अगर कोई बॉयल कर रहा है, कोई भी सॉल्वेंट या सोल्यूशन बॉयल कर रहा है, इसका मतलब उस समय उसकी वेपर प्रेशर कितनी होगी? तो 1 atm। या अगर सिंपल वाटर के बारे में दिया गया है कि वाटर है 100 डिग्री सेल्सियस, मतलब 100 डिग्री सेल्सियस पर वाटर की वेपर प्रेशर कितनी होती है? तो 1 atm होती है। ठीक है। नाउ एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट। तो व्हाट इज एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट? तो एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट क्या है? तो व्हाट इज एलिवेशन? तो बी कंसीडर नाउ एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट। पॉइंट ऑफ सोल्यूशन। तो बी कंसीडर, हम लोग कंसीडर करते हैं, बी कंसीडर a volatile liquid solvent, be consider volatile liquid solvent in which a non-volatile solute, in which a non-volatile solute has been dissolved। तो हम लोग कंसीडर करते हैं एक वोलाटाइल लिक्विड सॉल्वेंट, बी कंसीडर अ वोलाटाइल लिक्विड सॉल्वेंट। हम लोग कंसीडर करते हैं एक वोलाटाइल लिक्विड सॉल्वेंट। सपोज ये कोई वोलाटाइल लिक्विड सॉल्वेंट है, ये क्या है? तो इट इज अ वोलाटाइल लिक्विड सॉल्वेंट। ये वोलाटाइल लिक्विड सॉल्वेंट है, ये वोलाटाइल लिक्विड सॉल्वेंट है, ये कोई वोलाटाइल लिक्विड सॉल्वेंट। तो यदि इस वोलाटाइल लिक्विड सॉल्वेंट को आप बॉयल करना चाहें तो गर्म करिए, स्पिरिट बर्नर लगा दिए, गर्म कर दिए, क्या होगी? तो जैसे जैसे लिक्विड सॉल्वेंट को आप गर्म करते जाएंगे, इस मॉलिक्यूल
वोलेटाइल लिक्विड सॉल्वेंट की मॉलिक्यूल एवापोरेट करके उड़ करके वेपर के फॉर्म या जमा होना शुरू हो जाएगा। और आप किसी वोलेटाइल लिक्विड सॉल्वेंट को लें, इसे गर्म करें, तो इसकी मॉलिक्यूल एवापोरेट करके उड़ कर करके यहाँ पर वेपर के फॉर्म में जमा होना शुरू हो जाएगा। मतलब यहाँ की वेपर प्रेशर क्या होगी, तो इंक्रीज करनी शुरू हो जाएंगे। तो अगर कोई वोलेटाइल लिक्विड सॉल्वेंट को लें और उसे गर्म करें, तो उसकी मॉलिक्यूल एवापोरेट करके उड़ करके वेपर के फॉर्म में यहाँ पर जमा होना शुरू हो जाएगा। मतलब इसकी वेपर प्रेशर बढ़नी शुरू हो जाएंगे। एक ऐसा टेम्परेचर आएगा जब यहाँ की वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाएगी। तो अगर कोई वोलेटाइल लिक्विड सॉल्वेंट को आपने लिया है, उसे बॉयल करना चाहते तो उसको गर्म करिए। गर्म करने से क्या होगी, तो वेपर प्रेशर इंक्रीज करेगी। और एक ऐसा टेम्परेचर आएगा जब यहाँ की वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाएगी, तो जिस टेम्परेचर पर यहाँ की वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाएंगी, ये लिक्विड सॉल्वेंट बॉयल करने लगेगा। तो मान लेते हैं कि लेट टीबी क्या है, तो टीबी द बॉइलिंग पॉइंट। टीबी क्या है, तो बॉइलिंग पॉइंट है किसकी, तो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट। टीबी द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट। टीबी क्या है, तो बॉइलिंग पॉइंट है किसकी, तो सॉल्वेंट की। तो टीबी इज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट। अब जरा देखिए, अगर इस वोलेटाइल लिक्विड सॉल्वेंट के अंदर हम लोग नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को डिजॉल्व कर दें, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, अगर इस वोलेटाइल लिक्विड सॉल्वेंट के अंदर यदि हम लोग नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को डिजॉल्व कर दें, यदि वोलेटाइल लिक्विड सॉल्वेंट के अंदर हम लोग नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को डिजॉल्व कर दें, तो वोलेटाइल लिक्विड सॉल्वेंट के अंदर यदि आप नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को डिजॉल्व कर दीजिएगा, तो यहाँ पर वेपर मॉलिक्यूल की जो, अब इसके अंदर अगर नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को डाल देंगे, तो जो नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट है यूनिफॉर्मली मतलब समान रूप से हर जगह वितरित हो जाएंगी, जिसके कारण बहुत कम मॉलिक्यूल इवापोरेट होकर के, अगर किसी वोलेटाइल लिक्विड सॉल्वेंट के अंदर अगर नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को डालेंगे तो क्या होगी, तो जो नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट होगी समान रूप से हर जगह वितरित हो जाएंगी, जिसके कारण कुछ मॉलिक्यूल नॉन वोलेटाइल मॉलिक्यूल सरफेसेस पे भी रहेंगे। तो जो नॉन वोलेटाइल मॉलिक्यूल सरफेसेस पे होंगी वो इवापोरेशन को क्या करेगा, प्रिवेंट करेगा। तो वह नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट पार्टिकल जो सरफेसेस के ऊपर होंगी वो सॉल्वेंट मॉलिक्यूल को जो उड़ने की जो प्रवृत्ति है उसको प्रिवेंट करेगा, रोकेगा, जिसके कारण यहाँ पर वेपर मॉलिक्यूल की जो संख्या है पहले से क्या होंगी, तो घट जाएंगी। मतलब यहाँ पर जो वेपर प्रेशर है वो घट जाएगा। ध्यान दीजिए, ये आपका वोलेटाइल लिक्विड सॉल्वेंट थी, ये बॉयल कर रहा था, मतलब यहाँ की जो वेपर प्रेशर थी एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर थी। लेकिन इस वोलेटाइल लिक्विड सॉल्वेंट के अंदर अगर हमने नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को डिजॉल्व कर दिया, तो जो नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट पार्टिकल सॉल्यूशन के अंदर क्या हुई, तो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो गई, जिसके कारण कुछ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट पार्टिकल सरफेसेस पे आएंगे। तो वह नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट पार्टिकल जो सरफेसेस पे आएंगी वो एवापोरेशन को क्या करेगा, प्रिवेंट करेगा, रोकेगा, जिसके कारण यहाँ पर वेपर मॉलिक्यूल की संख्या पहले से घट गई। तो जहाँ वेपर मॉलिक्यूल की संख्या घटी मतलब वेपर प्रेशर 1 atm से नीचे आया, मतलब ये सोल्यूशन बॉयल करना बंद कर देगा। कि क्यों, क्योंकि वोलेटाइल सॉल्वेंट के अंदर नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डाल दी और नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट हर जगह समान रूप से वितरित हो गई, जिसके कारण कुछ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट पार्टिकल सरफेसेस पे आया, और जो नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट पार्टिकल सरफेसेस पे आया वो ना तो खुद उड़ेगा और जो सॉल्वेंट की मॉलिक्यूल करीब में उड़ के जाऊंगी उसको भी कहेगा कि नहीं, तुम्हें भी नहीं जाने दूंगा, जिसके कारण यहाँ पर क्या होगी, तो वेपर मॉलिक्यूल की जो संख्या है पहले से घट जाएंगे। तो वेपर मॉलिक्यूल की संख्या घटना मतलब यहाँ का प्रेशर घट जाना, मतलब वेपर प्रेशर घट जाना। तो वोलेटाइल सॉल्वेंट के अंदर नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को अगर आपने डिजॉल्व करा तो सॉल्यूशन की वेपर प्रेशर क्या हो गई, तो डिक्रीज कर गई। लेकिन आप चाहते हैं कि हमारा सॉल्यूशन बॉयल करे, इसको क्या करिए, तो क्या करिए, तो वेपर प्रेशर सॉल्यूशन की डिक्रीज करके। तो वोलेटाइल लिक्विड सॉल्वेंट के अंदर यदि नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को आपने डाला तो सॉल्यूशन की जो वेपर प्रेशर पहले 1 atm थी अब वो 1 atm से घट गया, मतलब ये सॉल्यूशन बॉयल करना बंद कर दिया। जैसे ही वोलेटाइल सॉल्वेंट के अंदर नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को डाल दिए तो जो पहले
यहाँ सॉल्वेंट की वेपर प्रेशर 1 atm थी, वो 1 atm से घट गई। तो यदि इस सॉल्यूशन को फर्दर मतलब पुनः आप बॉयल करना चाहते हैं तो गर्म करिए, टेम्परेचर और बढ़ाइए। तो टेम्परेचर तब तक बढ़ाइए कि टेम्परेचर बढ़ाने से क्या होगा, तो सॉल्वेंट मॉलिक्यूल को और ज़्यादा एनर्जी जाएगी, और ज़्यादा एनर्जी जाने से क्या होगा, तो जो नॉन वोलेटाइल सॉलिड पार्टिकल एवापोरेशन को प्रिवेंट कर रहा था, रोक रहा था, वो रुकेगा नहीं, उड़ना शुरू फिर से कर देगा। मतलब यहाँ पर वेपर मॉलिक्यूल की संख्या फिर से बढ़नी शुरू हो जाएंगी। यदि इस सॉल्यूशन की टेम्परेचर को आप बढ़ाएंगे तो यहाँ पर वेपर मॉलिक्यूल की संख्या फिर से बढ़नी शुरू हो जाएंगी, मतलब यहाँ का वेपर प्रेशर क्या होगा, बढ़ना शुरू हो जाएगा। तो ध्यान दीजिए, पहले आपने सॉल्वेंट लिया, वोलेटाइल सॉल्वेंट, ये मान लेते किसी टेम्परेचर टीवी पर बॉयल कर रहा था और यहाँ की वेपर प्रेशर 1 atm थी। लेकिन जैसे इसके अंदर नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट आपने डाला तो यहाँ पर जैसे नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डाला, मतलब जैसे सॉल्यूशन आपने बनाया, तो यहाँ पर वेपर मॉलिक्यूल की संख्या घट गई। क्यों घट गई, क्योंकि नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट सॉल्यूशन में जाने के बाद एवापोरेशन को रोका, मतलब यहाँ की वेपर प्रेशर 1 atm से घट गई। लेकिन आप चाहते हैं सॉल्यूशन को बॉयल करना, तो आप और टेम्परेचर बढ़ाए, जिसके कारण मोर मॉलिक्यूल फिर से एवापोरेट होना शुरू हुई और यहाँ का वेपर प्रेशर 1 atm फिर हो गया। तो जैसे यहाँ की वेपर प्रेशर 1 atm होगी, ये सॉल्यूशन क्या करने लगेगा, तो बॉयल करने लगेगा। तो क्या देखा आपने कि वोलेटाइल लिक्विड सॉल्वेंट के अंदर अगर नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को डाल देते हैं तो सॉल्यूशन की बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जा रही है, तो इंक्रीज कर जा रही है। मतलब अगर टीबी बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट है, टीबी डैश बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन है, देन तो क्या होगी, तो जो टीबी डैश होगी, मतलब जो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन होगी, वो ग्रेटर होगी टीबी से। तो ध्यान दीजिए, पहली पॉइंट कि वोलेटाइल सॉल्वेंट के अंदर नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को डालने से सॉल्यूशन की वेपर प्रेशर घट जाती है। दूसरी पॉइंट कि वोलेटाइल सॉल्वेंट के अंदर नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को डिजॉल्व करने से उस सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट क्या होता, तो बढ़ जाता है। मतलब अगर टीबी बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट है, टीबी डैश बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन है, तो टीबी डैश ग्रेटर होगी टीबी से। तो इफ डेल्टा टीबी इज द एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, एलिवेशन मतलब इंक्रीमेंट, वृद्धि। डेल्टा टीबी इज द एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, एलिवेशन मतलब इंक्रीमेंट, वृद्धि। अगर डेल्टा टीबी एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट है, ये डेल्टा टीबी इज द एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, देन डेल्टा टीबी इज इक्वल टू क्या हो जाएगी, तो टीबी डैश माइनस टीबी। मतलब मान लेते हैं कि सॉल्यूशन 102, अगर सॉल्वेंट 100 डिग्री सेल्सियस पर बॉयल कर रहा था, और जब सॉल्यूशन बना दिया तो 102 डिग्री पर बॉयल करना शुरू किया। तो पहले सॉल्वेंट 100 डिग्री सेल्सियस पर बॉयल कर रहा था, लेकिन उसके अंदर नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को डाल दिए तो सॉल्यूशन 102 डिग्री पर बॉयल करने लगा। तो बॉइलिंग पॉइंट में वृद्धि कितनी की हो गई कि जी पहले 100 पर कर रहा था, अब 102 पर, मतलब 2 डिग्री का वृद्धि हो गई, 2 डिग्री का वृद्धि होगी। अब देखिए डिफरेंस ऑफ टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस में लीजिए, केल्विन लीजिए, बात एक ही होता। 102 डिग्री सेल्सियस मतलब हो गया 273 और प्लस 102 मतलब 375 केल्विन होगी, और 100 डिग्री सेल्सियस मतलब क्या हुआ, तो 373 केल्विन होगी। तो डिफरेंस ऑफ टेम्परेचर कितना हो गया, तो 2 केल्विन। तो इफ टीबी इज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट, टीबी डैश इज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन, तो जो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन होगी ज़्यादा होगी किससे, तो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट से। इफ डेल्टा टीबी द एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट, तो डेल्टा टीबी इज इक्वल टू क्या होगी, तो टीबी डैश माइनस टीबी। इट हैज बीन ऑब्जर्व्ड, आपको ध्यान क्या रखना है, इसमें पॉइंट जो नोटिसेबल आया वो क्या आया कि यदि वोलेटाइल लिक्विड सॉल्वेंट के अंदर नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को डिजॉल्व कर देते हैं तो सॉल्यूशन की बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज कर जाती है। वोलेटाइल लिक्विड सॉल्वेंट के अंदर नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को डिजॉल्व कर देने से सॉल्यूशन की बॉइलिंग पॉइंट क्या होती है, तो इंक्रीज कर जाती है। तो अगर टीबी बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट है, टीबी डैश बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन है, डेल्टा टीबी डैश बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन है, तो डेल्टा टीबी एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट है, तो डेल्टा टीबी इज इक्वल टू होगी टीबी डैश माइनस टीबी। इट हैज बीन ऑब्जर्व एक्सपेरिमेंटली, तो ये एक्सपेरिमेंटली देखा गया है। इट हैज बीन ऑब्जर्व एक्सपेरिमेंटली, इट हैज बीन ऑब्जर्व, इट हैज बीन ऑब्जर्व एक्सपेरिमेंटली दैट कि जो डेल्टा टीबी होती है, मतलब एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट होती है, वह डायरेक्टली प्रोपोर्शन होती है मोलालिटी ऑफ सॉल्यूशन की, मोलालिटी ऑफ सॉल्यूशन की। मतलब जितनी ज़्यादा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट को सॉल्वेंट में डालेंगे उतनी ज़्यादा एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट होगी। तो जो डेल्टा टीबी होती है,
जो एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है किसके, मोलैलिटी ऑफ सॉल्यूशन की। मतलब दिस इम्प्लाई आप कह सकते हैं कि जो डेल्टा टीबी होगी वो इक्वल होगी किसके, तो केबी इंटू एम के, जहां पर केबी क्या है, तो वेयर केबी द प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, जहां पर केबी क्या है तो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है, कहलाता क्या है तो कॉल्ड मोलर एलिवेशन कांस्टेंट, कॉल मोलर एलिवेशन कांस्टेंट, कॉल मोलर एलिवेशन कांस्टेंट, और इसी को हम लोग इबिलियोस्कोपिक कांस्टेंट भी कहते हैं, और इबिलियोस्कोपिक कांस्टेंट भी कहते हैं, और इबिलियोस्कोपिक कांस्टेंट भी कहते हैं। तो डेल्टा टीवी इक्वल टू क्या हो गई, तो केबी इंटू एम। तो अगर किसी वोलेटाइल लिक्विड सॉल्वेंट के अंदर नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को डिजॉल्व करते हैं तो सॉल्यूशन की बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाती है। तो अगर टीबी बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट है, टीबी डैश बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन है, तो जो टीबी डैश होगी ग्रेटर होगी टीबी के। तो अगर डेल्टा टीबी एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट है तो टीबी डैश माइनस टीबी। तो ये एक्सपेरिमेंटली देखा गया है कि जो डेल्टा टीबी होती है एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है मोलैलिटी ऑफ सॉल्यूशन के। मतलब जितनी ज़्यादा नंबर ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को सॉल्यूशन में डालिएगा, जितनी ज़्यादा नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को सॉल्यूशन में डालेगा तो ऑब्वियसली सॉल्यूशन की बॉइलिंग पॉइंट उतनी ज़्यादा बढ़ जाएगी। मतलब कैसे बढ़ जाएगी, जितना ज़्यादा आप नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को डालिएगा वेपर प्रेशर उतना ज़्यादा घट जाएगा। तो जितना ज़्यादा घटेगा उतना ज़्यादा बढ़ाने के लिए टेम्परेचर और आपको बढ़ाना पड़ेगा। मतलब डेल्टा टीबी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी किसके, तो मोलैलिटी के। जितना ज़्यादा आप नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को डालिएगा वेपर प्रेशर उतना नीचे जाएगा, तो सॉल्यूशन को बॉयल करने के लिए आपको उतना ही ज़्यादा टेम्परेचर को क्या करना होगा, इंक्रीज करना होगा। मतलब डेल्टा टीबी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है मोलैलिटी ऑफ सॉल्यूशन के। अगर प्रोपोर्शनलिटी को हटाए तो कांस्टेंट आता है केबी, दैट इज कॉल्ड मोलर एलिवेशन कांस्टेंट, या इसी को हम लोग कहते हैं इबिलियोस्कोपिक कांस्टेंट। ठीक है, तो डेल्टा टीबी इक्वल टू क्या हो गई, तो डेल्टा टीबी इक्वल टू क्या हो गई, तो डेल्टा टीबी इक्वल टू होगी केबी इंटू एम, जहां पर केबी प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है जिसे मोलर एलिवेशन कांस्टेंट और इबिलियोस्कोपिक कांस्टेंट कहते हैं। इफ solute particle either get dissociated, if solute particle either get dissociated or associated in solution, then डेल्टा टीबी इक्वल टू होती है I इंटू के बी इंटू एम, जहां पर I क्या है, वेर I इज वांट ऑफ फैक्टर आपको मैंने बता रखा है। जिनका छूटा है भैया देख लीजिए, है ना, वो लेक्चर 3 में होगा, वीडियो लेक्चर 3 में होगा, ठीक है। तो यदि सॉल्यूट को सॉल्यूशन में आपने डाला और वो या तो डिसोसिएट या तो एसोसिएट कर गया, तो जो डेल्टा टीबी होगी I इंटू के बी इंटू एम, जहां पर I क्या है, वांट ऑफ फैक्टर। अगर सॉल्यूट ना तो डिसोसिएट करा ना तो एसोसिएट करा था तो I की वैल्यू कितनी होगी, तो 1। वांट ऑफ फैक्टर की वैल्यू 1 होती है फॉर नाइदर डिसोसिएशन नॉर एसोसिएशन। जैसे ग्लूकोज है, सुक्रोज है, यूरिया है, इन सबको अगर सोल्यूशन में डाल दीजिएगा तो ना तो डिसोसिएट करता ना तो एसोसिएट करता, मतलब वांट ऑफ फैक्टर की वैल्यू कितनी होगी, 1 होगी। लेकिन अगर सॉल्यूट डिसोसिएट करता है तो I की वैल्यू ग्रेटर देन 1 होती फॉर डिसोसिएशन, I की वैल्यू ग्रेटर देन 1 होती फॉर डिसोसिएशन, और I की वैल्यू वांट ऑफ फैक्टर की वैल्यू लेसर देन 1 होती है फॉर एसोसिएशन, और I की वैल्यू क्या होती है, तो लेसर देन होती फॉर एसोसिएशन। तो डेल्टा टीबी इक्वल टू I इंटू के बी इंटू डेल्टा टीबी इक्वल टू I इंटू के बी इंटू एम, जहां पर I क्या तो वांट ऑफ फैक्टर है, तो I की वैल्यू क्या होती, तो 1 होती फॉर नादर डिसोसिएशन नॉर एसोसिएशन। I की वैल्यू ग्रेटर देन 1 होती फॉर डिसोसिएशन, लेसर देन 1 होती फॉर एसोसिएशन। तो डेल्टा टीबी इक्वल टू I इंटू के बी इंटू एम। नाउ यूनिट ऑफ के बी, मतलब मोलर एलिवेशन कांस्टेंट। तो सिंस डेल्टा टीबी इक्वल टू है I इंटू के बी इंटू एम,
तो ये आपका के बी इजकल टू क्या हो गया, तो ये डेल्टा टी बी अपॉन आई इंटू एम। तो ये यूनिट क्या हो जाएंगे, तो ये डिफरेंस ऑफ टेम्परेचर आप केल्विन में ले लीजिए, और वाटर फैक्टर तो यूनिटलेस होती है, ये मोल पर किलोग्राम। तो बेसिक यहाँ पर के बी की यूनिट क्या हो गई, तो केल्विन पर मोल पर किलोग्राम, या सिंपली केल्विन पर मोलल भी लिखा रहता है जी, केल्विन पर मोलल भी लिखा रहता है, ठीक है। तो ये यूनिट ऑफ केबी। ध्यान दीजिए हर सॉल्वेंट की जो केबी होती है, केबी इज द इबिलियोस्कोपिक कांस्टेंट या मोलर एलिवेशन कांस्टेंट। केबी क्या है, तो इबिलियोस्कोपिक कांस्टेंट और मोलर एलिवेशन कांस्टेंट। तो केबी प्रत्येक सॉल्वेंट की कांस्टेंट होती है ना। केबी क्या है, तो नोट ध्यान रखिए, केबी फॉर एवरी सॉल्वेंट इज कांस्टेंट। केबी जो होती है प्रत्येक सॉल्वेंट की क्या होती है, कांस्टेंट, एंड कैलकुलेटेड बाई, और ये कैलकुलेट किया जाता है, कैलकुलेटेड बाई थर्मोडायनामिक फॉर्मूला, थर्मोडायनामिक इक्वेशन, थर्मोडायनामिक इक्वेशन, और ये कैलकुलेट किया जाता है थर्मोडायनामिक इक्वेशन द्वारा। कौन सी, तो केबी इज इक्वल टू आर टी बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1000 एलबी। तो करा कि जो केबी होता है प्रत्येक सॉल्वेंट के लिए कांस्टेंट होती है, और वो कैलकुलेट किया जाता है किसके द्वारा, तो थर्मोडायनामिक इक्वेशन केबी इज इक्वल टू आर टी बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1000 एलबी। तो जहां पर टीबी क्या है, तो टीबी इज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्वेंट इन केल्विन। एलबी क्या है, तो लैटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन पर ग्राम। ध्यान दीजिए एनसीईआरटी बुक में कैपिटल एलबी लिखा हुआ है, कैपिटल एलबी मतलब वहां पर है मोलर लैटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन, तो कंफ्यूज मत करिएगा। या इसी को एनसीईआरटी में कैसे लिखा हुआ है, ये आर टीबी स्क्वायर, ये कैपिटल एम मतलब मोलर मास अपॉन 1000, ये एलएम लिखा हुआ है, ठीक है जी। इस तरह से यहां पर है लैटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन पर मोल, लेकिन मैंने यहां पर स्मॉल एल भी लिखा है, जिसको मैं लिख देता हूं यहां पर। तो ध्यान दीजिए प्रत्येक सॉल्वेंट की जो केबी होती है वो कांस्टेंट होती है, और वो कैलकुलेट किया जाता है थर्मोडायनामिक इक्वेशन इसके द्वारा। आपको जनरली ये कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये ज़्यादातर के दिया हुआ ही होता है, लेकिन जस्ट जानते हैं कि केबी क्या है, तो मोलर एलिवेशन कांस्टेंट या इबिलियोस्कोपिक कांस्टेंट है, और केबी की वैल्यू प्रत्येक सॉल्वेंट की कांस्टेंट होती है, और वो कैलकुलेट किया जाता है थर्मोडायनामिक इक्वेशन किसके द्वारा, तो केबी इज इक्वल टू आर टीबी स्क्वायर डिवाइड बाई 1000 एलबी। जहां पर टीबी क्या है, तो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट इन केल्विन है, एलबी क्या है, तो लैटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन पर ग्राम है, और आर क्या है, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है, ठीक है। तो वाटर का कैलकुलेट करके दिखाते हैं इसे, ठीक है। तो केबी इज इक्वल टू आर टीबी स्क्वायर डिवाइड बाई 1000 एलबी, जहां पर वेयर टीबी क्या है, तो टीबी द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट इन केल्विन, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट इन केल्विन, ठीक है। और एलवी क्या है, तो लैटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन, पर ग्राम। ध्यान दीजिए पर ग्राम में लिख रहा हूं, एनसीईआरटी के अंदर पर मोल है, इसे वहां पर मोलिकुलर मास से मल्टीप्लाइड है। तो एलवी क्या, लैटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन पर ग्राम। कि लैटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन पर ग्राम क्या होता है, तो 1 ग्राम लिक्विड को 1 ग्राम वेपर में बॉइलिंग पॉइंट पर 1 ग्राम लिक्विड को 1 ग्राम वेपर में कन्वर्ट करिए, 1 ग्राम लिक्विड को 1 ग्राम वेपर में कन्वर्ट करिए, क्या अपने से कन्वर्ट हो जाएगा, लिक्विड वेपर में अपने से कन्वर्ट होगा, तो नहीं। तो कन्वर्ट करने के लिए क्या देनी पड़ेगी, तो हीट एनर्जी देनी पड़ेगी। तो जितनी हीट लगेगी उसे हम कहेंगे लैटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन, ठीक है। अगर हम 1 मोल ले लेते
तो 1 मोल लिक्विड को 1 मोल वेपर में कन्वर्ट करने में जो हीट लगता उसे हम लैटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन कहते हैं, मोलर लैटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन कहते हैं। मतलब 1 मोल लिक्विड को 1 मोल वेपर में कन्वर्ट करने में जो हीट लगेंगी दैट विल बी कॉल्ड लैटेंट मोलर लैटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। तो यहाँ पर स्मॉल एल बी लिखे, स्मॉल एल बी मतलब लैटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन पर ग्राम। तो के फॉर वाटर अगर हम लोग ध्यान दीजिए, यदि लैटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन अगर आप कैलोरी में लीजिएगा, अगर ये कैलोरी में लीजिएगा तो आर की वैल्यू कैलोरी में लेनी पड़ेगी। अगर आप ये जूल में लीजिएगा तो आर की वैल्यू जूल में लेनी पड़ेगी। तो ऑब्वियसली आर इज द यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, आर यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, इसकी वैल्यू आप कितनी लेंगे? तो अगर ये कैलोरी में लीजिएगा तो ये 2 कैलोरी पर मोल केल्विन होगी, और अगर ये जूल में लीजिएगा तो आर की वैल्यू आप जानते हैं जूल में 8.314 जूल पर मोल केल्विन होगी। ध्यान रखिए बस। तो के फॉर एवरी सॉल्वेंट इज कांस्टेंट, प्रत्येक सॉल्वेंट की जो के वैल्यू होती है कांस्टेंट होती है, और वो कैलकुलेट किया जाता है थर्मोडायनामिक इक्वेशन के बी इक्वल टू आर टी बी स्क्वायर डिवाइड बाई 1000 एल बी द्वारा। जहाँ पर टी बी क्या है तो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट है, किस में तो केल्विन में, और एल बी क्या है तो लैटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन पर ग्राम है, आर क्या है यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है। तो अगर एल बी दैट इज लैटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन, अगर आप कैलोरी में लीजिएगा तो आर की वैल्यू कैलोरी में लेनी पड़ेगी, और अगर ये आप जूल में लीजिएगा तो आर की वैल्यू आपको जूल में लेनी पड़ेगी। जैसे हम लोग कैलकुलेट करना चाहें के वी फॉर वाटर, के वी फॉर वाटर, के फॉर वाटर, अगर वाटर के लिए के वी कैलकुलेट करना चाहें तब तो पुट करिए बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट, मतलब वाटर की बॉइलिंग पॉइंट कितनी होती है केल्विन में, ऐसे डिग्री में 100 डिग्री से मतलब केल्विन में 373 केल्विन होती है। लैटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन 540 कैलोरी पर ग्राम होती है, और तो यदि आप कैलोरी में ले लिए तो आर की वैल्यू कितनी तो 2 कैलोरी पर मोल केल्विन। तो यहाँ पर आप के वी की वैल्यू निकालिए, सारे डाटा को पुट करिए तो आर की वैल्यू कितनी है तो 2, बॉइलिंग पॉइंट कितनी तो 373 का स्क्वायर अपॉन 1000 इनटू एल बी कितना है तो 540। इसको सॉल्व करिएगा तो के वी की वैल्यू कितनी आती है तो 0.512 आती है। ऐसे जनरली आपको निकालने की जरूरत होगी नहीं, ये दिया हुआ होता है क्वेश्चन के अंदर। तो जस्ट समझने के लिए बताएं कि प्रत्येक सॉल्वेंट की जो के वैल्यू होती है वो कांस्टेंट होती है। कि क्यों? क्योंकि धरती यहाँ पर तो कांस्टेंट है, बॉइलिंग पॉइंट सॉल्वेंट की फिक्स वैल्यू है, आर आप उसको आप कभी चेंज नहीं कर सकते हैं, लैटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन चेंज नहीं कर सकते हैं। तो बेसिस लिए के वी सॉल्वेंट की क्या होती है तो कांस्टेंट होती है। जैसे के वी फॉर वाटर कितना होता तो 0.1512। तो आपको ध्यान रखना है इसमें क्या कि अगर किसी वोलाटाइल लिक्विड सॉल्वेंट के अंदर नॉन वोलाटाइल सॉलिड को डिजॉल्व कर देते हैं तो सॉल्यूशन की बॉइलिंग पॉइंट क्या होती तो इंक्रीज कर जाती है। आपको याद रखना होगा कि अगर वोलाटाइल लिक्विड सॉल्वेंट के अंदर नॉन वोलाटाइल सॉलिड को डिजॉल्व कर देते हैं तो सॉल्यूशन की बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज कर जाती है। तो कितना होता है तो निकालने का फॉर्मूला हो गया डेल्टा टी बी इक्वल टू आई इंटू के बी इंटू एम, डेल्टा टी बी इक्वल टू आई इंटू के बी इंटू एम, डेल्टा टी बी इक्वल टू आई इंटू के बी इंटू एम। ठीक है, तो जहां पर के बी क्या है तो एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट कहलाता मोलर एलिवेशन कांस्टेंट या इबिलियोस्कोपिक कांस्टेंट। के फॉर सॉल्वेंट 0.512 होती है। ठीक है, इस पर एक क्वेश्चन से अपन देखते हैं पढ़ सा। ठीक है, तो एक क्वेश्चन है आईडी 2005 में पूछा है द एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अ सोल्यूशन ऑफ 13.44 ग्राम ऑफ CuCl2 इन 1 किलोग्राम वाटर यूजिंग फॉलोइंग इंफॉर्मेशन विल बी। क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट क्या हो, किसका करेक्ट सोल्यूशन तैयार करी गई है कि कैसे 13.44 ग्राम ऑफ CuCl2 को 1 किलोग्राम वाटर के अंदर डिजॉल्व किया गया। मतलब 1 किलोग्राम वाटर लिया गया, ये 1 किलोग्राम वाटर है, ये 1 किलोग्राम ऑफ वाटर, इसके अंदर क्या करा जा रहा तो इसके अंदर क्या करा जा रहा तो 13.44 ग्राम किसके तो CuCl2 को डिजॉल्व किया गया है। कर बताइए इसमें कितनी एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट हो जाएगी। अगर 1 किलोग्राम पानी में इतना ग्राम CuCl2 को अगर हम डिजॉल्व कर दें तो सोल्यूशन के बॉइलिंग पॉइंट में कितनी की वृद्धि होगी। हमने पढ़ा है कि किसी वोलाटाइल लिक्विड सॉल्वेंट, वाटर क्या है एक वोलाटाइल लिक्विड सॉल्वेंट नहीं,
हाँ है, पानी लीजिए, उसको गर्म करिए, उसके ऊपर वेपर मंडराता है कि नहीं मंडराता? हाँ। तो पानी के अंदर मतलब वोलेटाइल लिक्विड सॉल्वेंट के अंदर अगर नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को डिजोल्व कर दीजिएगा तो सोल्यूशन की बॉइलिंग पॉइंट क्या होगी? इंक्रीज कर जाएगी। तो कितना होगा कि जी हमने तो पढ़ा है फॉर्मूला कि वोलेटाइल लिक्विड सॉल्वेंट के अंदर अगर नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को डिजोल्व कर देते हैं तो सोल्यूशन की बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाती है। तो जो डेल्टा टीवी होता है मतलब एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट वो इक्वल होता आई इंटू के बी इंटू एम, जहां पर आई वांट ऑफ फैक्टर। तो इसका मतलब ये डेल्टा टीवी इक्वल टू क्या होगी? तो आई इंटू ये के बी इंटू मोलरिटी जहाँ पर आप क्या लिखिएगा? तो आई इंटू के बी इंटू मोलरिटी जहाँ पर क्या करिएगा? तो वेट सॉल्यूट की किस में? तो ग्राम में इंटू 1000 डिवाइडेड बाय मोलिकुलर वेट किसकी? ध्यान दीजिए, ये मोलरिटी निकालने के लिए फॉर्मूला आपको मैंने बताया था याद रखने के लिए। क्या? तो वेट ऑफ सॉल्यूट किस में? तो ग्राम में इंटू 1000 डिवाइडेड बाई मोलिकुलर वेट किसकी? तो सॉल्यूट की किस में? तो ग्राम में इंटू वेट किसकी? तो सॉल्वेंट की किस में? तो ग्राम में। ये मोलरिटी निकालने के लिए फॉर्मूला है कि वेट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम इंटू 1000 डिवाइड बाय मोलिकुलर वेट ऑफ सॉल्यूट इंटू वेट ऑफ सॉल्वेंट। तो यहाँ पर देखिए जी के भी आपको दिया हुआ है 0.52, वेट ऑफ सॉल्यूट 13.44, मोलिकुलर वेट ऑफ सॉल्यूट दिया हुआ है, वेट ऑफ सॉल्वेंट 1 किलोग्राम मतलब 1000। आपको पता क्या नहीं? तो आई वांट ऑफ फैक्टर। तो वांट ऑफ फैक्टर निकालने के लिए आपको आना चाहिए। जिस जनता का छूट गया है वो कृपया कर करके लेक्चर 3 वाला वीडियो देखिए। अगर कोई भूल भी गए हैं तो वो भी जाकर देखिए, है ना? ऐसे मैं तो बता ही रहा हूँ। ध्यान दीजिए, जैसे NaCl को पानी में डालते हैं तो Na+ और Cl- में टूट जाता है। CaCl2 को पानी में डालेगा Ca+2 Cl- में टूट जाता है। उसी तरह से यदि CuCl2 को अगर पानी में डालिएगा, अगर CuCl2 को अगर पानी में डालेंगे तो ये डिसोसिएट कर जाएगा किस में? तो कॉपर आयन प्लस क्लोरीन के नीचे 2 है तो 2 क्लोराइड आयन। वांट ऑफ फैक्टर निकालने के लिए सिंपलेस्ट मेथड बताया था। कैसे? कि अगर मान लेते हैं शुरुआत में अगर T = 0 पर 1 मोल है तो ये 0, ये 0। यदि इसकी डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा तो 1 में से अल्फा टूटेगा, है ना? 1 में से अल्फा। तो अगर ध्यान दीजिए, अगर 1 मोल टूटता तो 1 मोल इसकी, 2 मोल इसकी, कोफिशिएंट 1 है। तो अगर 1 मोल टूटता तो 1 ये 2 ये, 0.1 टूटता तो 0.1 ये, 0.2 ये, 0.2 टूटता तो 0.2 ये 2 इंटू 0.2, 3 टूटता तो 0.3 टूटता तो 0.3 2 इंटू 0.3। तो अगर यहाँ से अल्फा निकला है तो ये अल्फा है, अल्फा। तो वांट ऑफ फैक्टर क्या होती है? तो वांट ऑफ फैक्टर होती है टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल आफ्टर डिसोसिएशन और एसोसिएशन टू द इनिशियल नंबर ऑफ पार्टिकल। तो डिसोसिएशन के बाद कुल पार्टिकल की संख्या कितनी होगी? तो सॉल्यूशन के अंदर CuCl2 की संख्या होगी 1 माइनस अल्फा, ये अल्फा सॉरी ये 2 अल्फा, ये 2 अल्फा हो गई अपॉन इनिशियल 1। तो ये कितनी हो गई? तो 1 + 2 अल्फा हो गई। ये कितनी होगी? तो 1 + 2 अल्फा हो गई। ठीक है, ये 1 + 2 अल्फा हो गई। लेकिन आपको ध्यान रखना है जो सॉल्ट्स होती हैं वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होती है। तो ध्यान रखेंगे, नोट, सॉल्ट्स जो होता है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है। तो सॉल्ट क्या होता है? तो प्रोडक्ट ऑफ एसिड बेस न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। NaCl कैसे बना? तो NaOH और HCl के रिएक्शन से। CaCl2 कैसे बना है? तो CH2 और ACl के रिएक्शन से। CuCl2 कैसे बना है? तो कॉपर हाइड्रोक्साइड और HCl की न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन से, मतलब एसिड बेस के न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन से। तो जो नोट ध्यान रखेंगे, सॉल्ट्स जो होती है, सॉल्ट्स आर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। जो सॉल्ट्स होती हैं वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होती है। सॉल्ट्स आर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। सो उसकी जो अल्फा की वैल्यू होती है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन जो होती है, लगभग बराबर। तो जो सॉल्ट्स होती है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होती है। आपको मैंने बताया था आयनिक इक्विलिब्रियम कि जो सॉल्ट्स होती है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होती है, इसलिए उसकी जो अल्फा की वैल्यू होती है लगभग बराबर 1 की होती है। तो यहाँ पर अल्फा की वैल्यू अगर 1 पुट कर देंगे तो जो वांट ऑफ फैक्टर आई होगी 1 + 2 इंटू अल्फा की वैल्यू 1, 2 इंटू 1 मतलब ये कितना हो गया? तो ये 3 हो गया। इसीलिए डेल्टा टीवी, यहाँ पर डेल्टा टीवी इक्वल टू क्या हो गई? तो आई की वैल्यू 3 इंटू केबी। केबी कितनी है जी? इट हैज बीन गिवन 0.52 0.52 इंटू वेट ऑफ सॉल्यूट कितना है जी? तो 13.44 इंटू 1000 अपॉन मोलिकुलर मास ऑफ सॉल्यूट कितनी है जी? तो 134.4 इंटू वेट ऑफ सॉल्वेंट कितना है जी? तो 1 किलोग्राम, लेकिन यहाँ पुट करना ग्राम में तो 1000। तो इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जा रहा? तो यहाँ डेल्टा टीवी इक्वल टू
ये तो आपका 0.1 मतलब ये 0.16 के आसपास आ जाएगा लगभग ये डेल्टा टी। तो ध्यान देखना है कि यदि वोलाटाइल लिक्विड सॉल्वेंट के अंदर नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट को डिजॉल्व करते हैं, जब वोलाटाइल लिक्विड सॉल्वेंट के अंदर नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट को डिजॉल्व करते हैं तो सोल्यूशन की वॉल्यूम पॉइंट इंक्रीज कर जाती है। तो कितना होगा, तो जो डेल्टा टी बी होता है इक्वल होता है आई इंटू के बी इंटू एम के। ठीक है, तो आज इतना ही रहने देते हैं, इस पर अभी बहुत सारे न्यूमेरिकल्स है ना। तो सारे कोलिगेटिव प्रॉपर्टी कंप्लीट करने के बाद अपन करेंगे। ऐसे आप सॉल्यूशन इन कोलिगेटिव प्रॉपर्टी का DPS1 DPS2 तो आप लगा सकते हैं। ठीक है, सॉल्यूशन इन कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज का DPS1 DPS2 आप कर सकते हैं। तो आज रहने देते हैं, अब नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ओके बाय।